तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मास्टर क्लासेस बाई अनिल सर में। हम देखो भारत की संविधान सभा के बारे में बातें कर रहे थे। उनके बारे में जान रहे थे चीजों को कि किस तरह से प्रांतों में जो सीटें बटी जनसंख्या के लिहाज से, फिर उन प्रांतों को आवंटित सीटों को भी तीन हिस्सों में बांटा गया। मुस्लिम सीट, सिख सीट और सामान्य सीट। हमने ये भी पढ़ा कि जो प्रांतों से जो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ वो भी सांप्रदायिक चुनाव था। सांप्रदायिक इसलिए हमने कहा क्योंकि जो सिख सीट के लिए, मान लो सिख सीट के लिए कोई चुनाव हुआ तो उसमें केवल जो सिख जो विधानसभा के सदस्य थे उन्होंने ही वोट डाला, और मुस्लिम सीट के लिए केवल मुस्लिम विधानसभा सदस्यों ने ही वोट डाला था। इसलिए हमने इसको क्या कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, संविधान सभा के सदस्यों को चुनने में भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। और जो निर्वाचन पद्धति थी कि निर्वाचन कैसे होगा, इलेक्शन कैसे होगा, कि ये तो ठीक है, ये तो हो गया एक निर्वाचन का मतलब, ये एक जो कैसे निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए, तो निर्वाचन क्षेत्र तो धर्म के आधार पर ऐसे उन्होंने बांट दिए, ठीक है। लेकिन कोई उम्मीदवार जीता कि नहीं जीता ये जो तय करना है, ये किस मेथड से हम ये रिजल्ट निकालेंगे, तो वो जो मेथड अपनाया गया, इन्होंने अपनाया था समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। ये इनकी चुनाव पद्धति थी। क्लियर हो जाना आप, चुनाव पद्धति या चुनावी विधि या चुनाव प्रणाली क्या थी, तो ये थी सांप्रदायिक। और कौन सी मतलब यहाँ पर जो इलेक्शन वो किस तरह के इलेक्शन थे, तो आपसे पूछा जाए तो आप बोल देना कि ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यहाँ पर यूज की गई थी। धर्म के आधार पर न केवल सीटें बांटी गई थी, बल्कि निर्वाचन क्षेत्रों को भी धर्म के आधार पर बांट दिया गया था, वोटर्स को भी धर्म के आधार पर बांटा गया था, ठीक है। हमने ये तक बात की थी, राजा लोग मनोनीत किया करते थे। अब अपन बात को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने ये देखा था पीछे की क्लासों में, जो वीडियो श्रृंखला चली थी अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली, उसमें हमने देखा था कि एक अंतरिम सरकार बनी थी 2 सितंबर 1946 को। हमने उसमें क्या देखा था कि 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार बनी थी। और वो अंतरिम सरकार इसलिए बनाई गई थी क्योंकि अब ये तो तय हो गया था कि अंग्रेज यहां से जाएंगे और भारतीयों को सत्ता सौंपनी है। तो भारतीयों को किस तरह से सत्ता का हस्तांतरण करना है उस बारे में बात करनी, और संविधान बनाने का जो काम है उसको सिरे चढ़ाना, ये सारे काम करने के लिए इन्होंने एक अस्थायी सरकार इन्होंने बना दी थी, जिसको हम अंतरिम सरकार के रूप में जानते हैं। वो अंतरिम सरकार का मकसद यही था कि ये सरकार एक बार चलती रहेगी, कि ताकि इस सरकार की देख रेख में या इस सरकार के होते हुए भारत का संविधान लिखा जाए, संविधान को बनाया जाए। और ये जो सरकार है, ये सरकार बात करेगी ब्रिटिश हुक्मरानों से कि भारत की सत्ता कैसे सौंपनी है, किन को सौंपनी है, किस तरह से सत्ता का हस्तांतरण होना है, ये सारे मुद्दों पर डिस्कस किससे करे। अब बात ये थी कि ब्रिटिश वाले तो भारत को सत्ता दे के चले जाएंगे, तो किसको दें, कैसे दें, क्या दें, कौन बात करे, भारत की तरफ से कौन बात करे। तो भारतीय लोगों की एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी, और ये सरकार को बात करनी थी ब्रिटिश सरकार से सत्ता हस्तांतरण के मामलों पर। तो हमने देखा 2 सितंबर 1946 को बनी थी। 14 इसमें लोग थे। शुरुआत में 11 लोग थे, आप रिवाइज कर लेना। फिर चाहे जो 26 अक्टूबर के आसपास की वो डेट थी जब इसका पुनर्गठन हुआ था, 26 अक्टूबर 1946 को, मेरे ऐसा याद आ रहा है। बाकी आप कंफर्म कर लेना, इस डेट को इसका पुनर्गठन हुआ। 5 मुस्लिम लीग से इंटर कर जाते हैं, और उससे 9 मतलब वहां से है ना 2 हटेंगे और 5 यहां से एंट्री ले लेंगे, तो कुल मिला के नेहरू समेत, नेहरू जो उपाध्यक्ष थे इस सरकार में, उस समय 14 लोग हो जाते हैं। एक खुद गवर्नर जो जनरल था उस समय, जो वायस राय था, वो इस सरकार का संवैधानिक प्रमुख था, अध्यक्ष था। ये आपको याद रखना है। अब देखो एक और जो मतलब कमाल की बात जो अब आपके सामने ये जो पॉइंट है ना, इस पर आप ध्यान देना। कई बार यहां तक पूछ लिया जाता है कि भारत में जो प्रांतों को अलग अलग समूह में जो बांटने का काम किया था वो किस योजना में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना वो कैबिनेट योजना में हुआ था।
अपने ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि कैबिनेट योजना ने पाकिस्तान की जो अलग पाकिस्तान की मांग थी, जो मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से उठाई जा रही थी, उस अलग पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था। ये बात तो हम 2 नंबर पॉइंट पर पढ़ के आए हैं कि कैबिनेट मिशन ने अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था। तो अब उनकी मांग को आपने स्वीकार नहीं किया, तो आपका प्लान अगर आपको चलाना है, जमीन पर उतारना है, तो वो भी तो एक बहुत बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है वो पार्टी। तो उसको भी तो आपको राजी रखना पड़ेगा, उनके साथ भी आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा, वरना तो वो फिर विरोध शुरू कर देंगे। तो ऐसे तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो अंग्रेज ये भी चाहते थे कि सत्ता का हस्तांतरण भी हो जाए, बीच का सा रास्ता निकल जाए, सब कुछ ठीक ठाक रहे। तो वो इतना विरोध भी कैसे झेले। तो उन्होंने सोचा कि हम अलग पाकिस्तान की मांग तो इनकी नहीं मानेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कि हम अलग पाकिस्तान नहीं बना रहे हैं। अब तक की बात कर रहा हूं, कैबिनेट प्लान तक ये था कि हम अलग पाकिस्तान नहीं बना रहे। तो हम क्या करें कि मुस्लिम लीग अ, अलग पाकिस्तान की मांग छोड़ दे और एक बीच के से रास्ते पर आ जाए, और हम भी चाहते हैं एक बीच का सा रास्ता निकाल लिया जाए। तो अब कैबिनेट प्लान के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश जो प्रांत थे ना, उनको 3 हिस्सों में बांट दिया। समूह ए, समूह बी और समूह सी। 3 समूह में उनको बांट दिया। ठीक है, आप ध्यान देना यहाँ पर। कैबिनेट प्लान ने क्या किया कि जो मुस्लिम लीग को राजी रखने के लिए, उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए, इन्होंने, ताकि वो अपनी अलग पाकिस्तान की मांग को छोड़ दें, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं उन शब्दों पर, अलग पाकिस्तान की मांग को वो छोड़ दें, उसको भूल जाएं, और वो इसी संविधान सभा को स्वीकार कर लें और इसी को अपना लें। इसके लिए उन्होंने एक बीच का सा रास्ता निकालने की कोशिश की कैबिनेट प्लान ने। और उन्होंने इसके लिए क्या तरीका आजमाया? उसने ये तरीका आजमाया कि उन्होंने प्रांतों को 3 समूहों में बांटा। तो ध्यान रखना, कैबिनेट प्लान में प्रांतों को 3 समूहों में बांटा, समूह ए, समूह बी और समूह सी। ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि मुस्लिम लीग जो अपनी अलग पाकिस्तान की मांग है उससे पीछे हट जाए, और मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान भी ना बन पाए, और मुस्लिम लीग भी राजी हो जाए। ये इस तरह का मतलब तरीका आजमा रहे थे कि वो उसको भी राजी रखा जाए और अलग पाकिस्तान भी नहीं बना जाए। तो अलग पाकिस्तान नहीं बनाया जाएगा तो इधर वाली जो पार्टी है वो भी राजी रहेंगी उधर। ये हम ऐसा कुछ फार्मूला लेके आए जिससे मुस्लिम लीग भी राजी है। तो ये फार्मूला देखो किस तरह से इन्होंने काम में लिया। ये मैंने लिखा हुआ है कि कांग्रेस तो चाह रही थी भारत के टुकड़े नहीं हो, तो कांग्रेस राजी हो जाएगी। मुस्लिम लीग चाह रही थी कि नहीं, हमें तो साहब अलग पाकिस्तान चाहिए, धर्म के आधार पर हम तो अलग पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। तो मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग को, मतलब मांग पर अडिग थी। और कांग्रेस उस समय एक बार ये कह रही थी कि हमें अलग पाकिस्तान नहीं बनने देंगी। तो अब इनको बीच का रास्ता निकालना है ताकि कांग्रेस भी मतलब राजी रहे और मुस्लिम लीग भी राजी रहे, और एक बीच का सा एक रास्ता निकल जाए जहां आकर के तालमेल बैठ जाए। तो वो तालमेल बिठा रहे हैं ये। 3 समूह बना दिए इन्होंने। 3 समूह बना दिए, समूह ए, समूह बी और समूह सी। ठीक है। समूह ए में कौन से प्रांत रखे? जिनमें हिंदू आबादी ज्यादा थी। क्लियर कर लेना। समूह ए में उन्होंने कौन से प्रांतों को रखा? समूह है मतलब इसमें 3 4 ऐसे प्रांत हो गए, ऐसे कोई में 4 कोई में 3 ऐसे करके उन्होंने प्रांत रख दिए। तो समूह ए में कौन से, जिनमें हिंदू आबादी ज्यादा थी, वो प्रांत किस में रख दी? समूह ए में। कौन कौन से? मद्रास आ गया, मुंबई आ गया, याद कर लेना, संयुक्त प्रांत आ गया, बिहार आ गया, मध्य प्रांत और उड़ीसा। तो 1 2 3 4 5 6, 6। यहां पर देखो, ये कितने? 6। ये जो 6 है ना, याद कर लेना, ये छहों को एक ग्रुप बना दिया, 6 प्रांतों का। 6 प्रांतों का एक ग्रुप बना दिया समूह ए नाम से। तो इसमें जितने भी ये प्रांत है ना, ये वो प्रांत है जिनमें हिंदू आबादी ज्यादा थी। इसमें कौन कौन से हैं जिसमें हिंदू आबादी, सॉरी, जिसमें हिंदू आबादी ज्यादा थी? ठीक है। अब आते हैं समूह बी पर। अब ये जो बी और सी समूह है ना, ये इसमें उन प्रांतों को रखा गया जिनमें मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। समूह बी में एक पंजाब रख दिया,
एक रख दिया पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, और एक सिंध। इन तीन को मिला के बना दिया समूह बी। और समूह सी में रख दिए एक असम और एक रख दिया बंगाल। तो ये तीन ग्रुप बना दिए। ग्रुप ए में हिंदू आबादी वाले प्रांतों को, बी में भी मुस्लिम आबादी वाले, और सी में भी मुस्लिम आबादी वाले। तो अब आप सोच रहे होंगे सर, इन प्रांतों को बना देने से मुस्लिम लीग कैसे संतुष्ट हो जाएगी? वो क्यों अपनी उस मांग को क्यों छोड़ेगी? उसको इन प्रांतों के समूह से क्या फायदा? देखो, इनकी अंग्रेजों की क्या सोच थी कि हमने ये जो ग्रुपिंग की है ना प्रांतों को, इन्होंने फिर ये केवल ग्रुपिंग नहीं की, इन प्रांतों की इस इन ग्रुपों को अधिकार भी दिए। इन्होंने ये कहा कि ये जो तीनों समूह है ना, ये अपने अपने संविधान बना लो। तो दिक्कत तो मुस्लिम लीग को यही है ना कि वो जो ये मानती थी कि ये जो संविधान सभा बनी है ना जुलाई अगस्त 1946 में, ये संविधान सभा केवल भारत की संविधान सभा है। हम तो हमारी अलग संविधान सभा बनाएंगे पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान का संविधान लिखेगी। हमें दो संविधान सभाएं चाहिए, एक भारत की और एक पाकिस्तान की। उनकी तो डिमांड ये थी कि दो संविधान सभाएं होनी चाहिए। हम इस संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपनी अलग संविधान सभा बनाएंगे, ठीक है। अब यहां जो ग्रुप बी और जो सी है ना, ये तो मुस्लिम आबादी वाले प्रांतों के समूह हैं। तो इन्होंने ये कहा कि ये जितने भी तीनों समूह है ना, ये अपने अपने अलग अलग संविधान बनाओ। ये क्या करें? अलग अलग संविधान बनाओ। अब देखो ये कितना मतलब विकृत टाइप का सा संघात्मक ढांचा बनाने की सोच रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट में क्या कहा था, हम भारत में कैसा ढांचा स्थापित कर रहे हैं? संघात्मक। भारत की जो रूपरेखा कैसी होगी? संघात्मक, ठीक है। अब ये किस तरह का संघात्मक ढांचा की प्लान देखो इनकी कितनी है। ये कह रहे हैं प्रांतों को तीन हिस्सों में बांट दो, और प्रत्येक समूह को अपना अपना संविधान बनाने की छूट है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि बोले मुस्लिम लीग को ये यही तो समझाना चाह रहे होंगे, देखो अब आपको क्या दिक्कत है। आपके जो जितने भी मुस्लिम आबादी वाले प्रांत हैं, उन वो आप अपना अपना संविधान बना लो। आपको कहाँ मजबूर कर रहे हैं कि आप समूह ए वाले संविधान को अपनाओ? आप अपने हिसाब से अपना संविधान लिखो और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये उनको सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं कि अब आपको हिंदू आबादी वाले प्रांतों के संविधान के अनुरूप चलने की कोई जरूरत नहीं है। वो समूह ए में है और वो अपना संविधान लिखेंगे, आप अपना संविधान लिख लो। तो ये तो इस तरह से उनको राजी करके ये सोच रहे थे कि चलो अब जब इनके मुस्लिम आबादी वाले प्रांतों के समूह अलग अलग हो जाएंगे, इनके अपने अपने संविधान हो जाएंगे, तो ये खुश हो जाएंगे, ठीक है। हमें तो यही तो थी कि हम अपना अलग संविधान लिखेंगे। अब अपना अपना अलग संविधान लिख ही रहे हैं, तो ये अपनी अलग पाकिस्तान की डिमांड्स को छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनकी वही डिमांड्स जारी रहेंगी, और फिर आखिरकार माउंटबेटन कहेंगे अब एक इलाज है, भारत के टुकड़े करने पड़ेंगे, भारत का विभाजन करना पड़ेगा, और विभाजन हो जाएगा और पाकिस्तान बन जाएगा। लेकिन इनकी ये जो प्लान है ना, ये आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने तीन तीन ग्रुप बनाए थे। तो ये तीन ग्रुप बनाएंगे, ये कहेंगे संविधान, और फिर देखो कमाल की बात देखो, ये कह रहे हैं कि प्रत्येक ग्रुप अपना अपना संविधान बनाएगा। अब मान लो प्रत्येक ग्रुप ने अपना अपना संविधान लिख लिया। अब हो सकता है कि ये संविधान इस ग्रुप के भी किसी प्रांत को ना जचे। मान लो समूह सी था, उस समूह सी में दो प्रांत हैं, एक है असम एक है बंगाल। दोनों ने मिलकर कोई संविधान लिखा। भाई इन दोनों प्रांतों का समूह था, यहां से एक संविधान सभा बनी, उसने इस पूरे ग्रुप के लिए एक संविधान लिख दिया। इसमें असम को अड़चन आ गई, असम ने कह दिया कि नहीं नहीं, ये संविधान मेरे तो जच नहीं रहा। इस तो मैं तो इस समूह वाले संविधान को मैं तो पसंद नहीं करता। मैं तो इस संविधान के अनुसार काम नहीं करूंगा। इस संविधान में मेरी कोई निष्ठा नहीं है, मैं तो अलग संविधान बनाऊंगा। तो इन्होंने कहा आप, अगर आपको समूह का संविधान ना जचे तो आप अलग होकर अपना अलग संविधान भी लिख सकते। तो अब आप अंदाजा लगा लो किस तरह का संघात्मक था। खिचड़ी सी पका रहे हैं। तो आपको ये नहीं जचे तो ये कर लो, ये नहीं जचे तो ये कर लो। तो ये देश थोड़ी बनाना चाह रहे हैं, राष्ट्र थोड़ी बनाने की इच्छा रख रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर किसी के समूह का संविधान नहीं जचे किसी प्रांत की, तो वो प्रांत को भी छूट है कि उस समूह से अलग होकर के अपना खुद का नया संविधान बना सकता है। तो ये तो यही चाह रहे थे। मान लो पंजाब को नहीं जचा, समूह बी का संविधान नहीं जच रहा, सेट नहीं हो रहा, तो पंजाब अब उससे अलग हो जाएगा, अपना अलग संविधान। तो इसलिए तो ये कर रहे थे कि ताकि ये लोग है ना ऐसे अपने अपने अलग अलग संविधान बना लेंगे,
और फिर राजी हो जाएंगे। इनको अपना ये फिर अपने अपने संविधान के हिसाब से चलेंगे, तो अलग पाकिस्तान की मांग पैदा होने का सवाल ही नहीं है। इन्होंने ये सोचा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखो इसमें साफ लिख दिया गया है कि किसी प्रांत को, अगर समूह के भी किसी प्रांत को अगर समूह का संविधान पसंद नहीं आए, तो वो उस समूह को छोड़ सकता है और स्वयं का संविधान बना सकता है। यहां तक भी छूट थी। और मुस्लिम बहुल प्रांतों के समूह को और ज्यादा स्वायत्तता मिलेगी। अब ये क्या चाह रहे थे कि इससे क्या होगा कि जो मुस्लिम आबादी वाले प्रांत हैं वो अपना अपना संविधान लिख लेंगे। तो अपना संविधान लिखेंगे तो उसमें अपनी सुविधा अनुसार ही तो उसको लिखेंगे, जो उनके हिसाब से, उनकी परिस्थितियों को जो सूट करता हो, उनके हिसाब से ठीक हो, तो वो अपना संविधान लिखेंगे, अपने हिसाब से लिखेंगे, अपने अनुकूलित संविधान लिखेंगे, अपने फायदे वाला संविधान लिखेंगे। तो फिर इनको अलग पाकिस्तान की मांग करनी ही नहीं पड़ेगी, ये मांग छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा और ये फलान फेल हो जाएगा। ये मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की जो मांग थी उसको रोक नहीं पाएगा। उनकी मांग अब भी, यानी मुस्लिम लीग कहेगा ये मतलब आपका प्लान बकवास है, ये प्लान हमारे तो नहीं जच रहा। बस मैं यही समझाना चाह रहा था आपको, ये प्लान समझ में आना चाहिए कि तीन समूह हैं, समूह ए, समूह बी और समूह सी। समूह ए में हिंदू आबादी वाले प्रांत हैं 6, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा। समूह बी, उसमें मुस्लिम आबादी ज्यादा वाले प्रांत हैं, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध, आपको याद करना है। समूह सी में भी मुस्लिम है, उसमें असम और बंगाल है। कहा क्या गया था कि प्रत्येक समूह अपना अपना संविधान लिख लेगा। इससे वो करना क्या चाहते थे, पर्पज क्या था? पर्पज ये था कि जो मुस्लिम, जो आबादी वाले समूह हैं वो राजी हो जाएंगे और अपनी अलग पाकिस्तान की मांग छोड़ देंगे। लेकिन ये केवल सपना सपना ही रहा, हकीकत नहीं बन पाया। और उनकी जो डिमांड्स थी वो उन्होंने छोड़ी नहीं और फिर अलग पाकिस्तान बन गया। इसमें यह तक भी था कि अगर समूह का संविधान भी अगर आपको नहीं जच रहा है तो उस समूह का कोई प्रांत उससे अलग होकर के अपना खुद का नया संविधान भी लिख सकता है। तो ये उनका समूह वाली थ्योरी थी, उनकी समूह का सिद्धांत था। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार ये जो हिस्सा है इसको आप रोक करके दोबारा सुन लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ ये देखो, ये तो बात अपने कर ही ली कि ये जो प्लान था, इस प्लान के अनुसार चुनाव हो रहे हैं कब? जुलाई और अगस्त महीने में। कितने सीटों के लिए? 296 सीटों के लिए। तो यहां तक आपको कोई डाउट है ही नहीं कि 296 सीटें थी, ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित हुई थी। तो 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त माह में 1946 वर्ष के अगस्त और जुलाई माह में चुनाव हो रहे हैं। परिणाम क्या है ये एक बार आप याद कर लेना। आजकल ये भी बहुत पूछा जाता है, ये आंकड़े ना, ये आप एक बार जरूर याद कर लेना। हालांकि मैंने नोट्स में इनको आगे आपके जगह है, आपके ये जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ इनके नोट्स में मैंने इनको मेंशन कर दिया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आए, मतलब कितने स्वतंत्र, कितने निर्दलीय लोग इसमें जीत के आए, वो सारा मैंने आगे एक टेबल बना दिए। जब अपन पढ़ाएंगे तो वो आपके आगे आ जाएगी। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपको याद रखना है। मैं कल परसों ही एक आईएएस में आया हुआ एक पर्सन देख रहा था, जो कक्षा 12 की जो राजनीति विज्ञान की बुक है ना, उसमें है कि पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे भारत में उसमें नंबर 2 पार्टी कौन सी थी। तो उसमें वो आईएएस के एग्जाम में था, उसमें कुछ सत्य कोई छांटना था इनमें से कौन कौन सी है, ऐसा कुछ था। तो उसमें स्वतंत्र पार्टी करके ऐसा दिया हुआ था, जबकि कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान जब अपन पढ़ाते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि पहले लोकसभा चुनाव में 364 सीटें, जहां तक मेरे याद आ रहा है, वो कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी, नंबर 1 पार्टी थी। नंबर 2 पर कम्युनिस्ट पार्टी थी 16 सीटों के साथ, ऐसा मेरे ध्यान है। तो अगर इसका मतलब क्या रहा है, अगर अपन हर चीज पढ़े, अब जिसने वो 12वीं में वो चीज ध्यान से पढ़ी होगी, वो जब 3 साल बाद में आईएएस के एग्जाम में भी बैठा होगा प्री में, तो बताओ 12वीं की वो ध्यान से पढ़ी हुई चीज से वो प्रश्न उसने हल कर दिया हो। उस हल करने से उसको जो 2 नंबर मिले होंगे, तो बाई चांस वो 2 नंबर से रह रहा होगा, तो उस टाइम उसके 12वीं की पढ़ाई काम आई होगी और वो 2 नंबर से पास हो गया होगा, तो कितनी खुशी देता होगा वो। तो इसका मतलब जो भी पढ़े वो ध्यान से पढ़े, चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर में पढ़े, सेकेंड ईयर में पढ़े, फाइनल है। क्यों? पता नहीं है कि
जो आपके प्रश्न में जो स्टेटमेंट आते हैं उनमें से किस वर्ष का पढ़ा हुआ कौन सा कम है। तो उनमें से ऐसे कुछ सत्य कथन छांटने को बोल रहा था। तो मेरे ध्यान आ गए, यार ये तो हम 12वीं क्लास में हमने बच्चों को पढ़ाते हैं कि वहां कम्युनिस्ट पार्टी थी, 16 सीटों के साथ नंबर 2 पर थी। और ऐसा ही उसमें छांटना था कि नंबर 2 की पार्टी कौन सी थी। तो उसमें कुछ स्वतंत्र पार्टी, समाजवादी पार्टी ऐसे। और एक और मैं देख रहा था कौन से वर्ष का था, मेरे ऐसे नाम नहीं ध्यान में आ रहा है। उस वर्ष के में भी 12वीं क्लास से ही एक प्रश्न आया हुआ था, बताओ कि भाई कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन से नेता हैं, उनके मिलान करने थे कि कौन सी पार्टी का क्या है। इसका मतलब क्या है, चीजों को आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अब आपके पास टाइम है बड़े से बड़ा एग्जाम फाइट करने का, तो हो जाएगा। कोई ऐसा है नहीं कि कोई एग्जाम जो असंभव हो। इसलिए अपन ने शुरुआत में ये जो मोटे मोटे आंकड़े हैं वो मैंने इसमें रख दिए, बाकी सारे आंकड़े इसमें आगे आपको मिल जाएंगे। तो कांग्रेस 208 सीटें, ये चीजें तो भूलनी ही नहीं है, ये भूलना तो अपराध है। क्यों, ऐसे अगर आंकड़े पूछ लिए और आपसे नहीं हुआ, तो फिर आपको ये ऐसे फैक्ट तो आपको याद करनी है, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो 208 सीटें कांग्रेस जीत के आई। मुस्लिम लीग के कितने लोग जीत करके आए, 73। मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, कांग्रेस ने 208 सीटें। और अब बाकी की जो निर्दलीय जो थे, अन्य दलों के और जो स्वतंत्र कैंडिडेट थे, वो कितने थे, 15। तो ध्यान रखना है ये कितने थे, 15 लोग थे। तो 296 हो गई, 208 और 73 ये, 281 और ये 15, ये 296। तो ये 296 सीटें थी। इस तरह से 296 सीटों का रिजल्ट आया था। 208 सीटें कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को। ये दो आंकड़ा तो भूलना ही भूल, बाकी तो शेष तो क्या हुई थी, कोई एकक सीटें तो कुछ एक पार्टियां थी जिनको एकक सीटें वो जीत के आई। और 15 करीबन टोटल कितनी बची थी, 15 थी। तो कुल मिला के अन्य जो 15 सीटें अन्यों के हिस्सों में आई। इसका मतलब आप ये देखो कि फिर एक आलोचना भी आएगी आगे कि संविधान सभा की ये कह के आलोचना की जाएगी, इसमें तो सारे कांग्रेसी भरे हुए हैं कि 296 में से 208 लोग तो कौन थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे। और मुस्लिम लीग के कितने थे, 73। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आप एक ही पक्ष देखें कि नहीं नहीं ये आलोचना तो बहुत तगड़ी है, इसके हर चीज के कई पहलू होते हैं। तो ध्यान रखना, 208 सीटें जीती कांग्रेस ने, दो मुस्लिम लीग ने 73 सीटें, और बाकी 15 सीटें अन्यों ने जीती। इतना ही याद रखना है। देशी रियासतों की सीटें, यानी कि शुरुआत में राजाओं ने इस विधानसभा में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। उन्होंने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे, क्योंकि उनको लग रहा था ये ऐसे ही करें, बकवास करें, ये संविधान सभा वगैरह काम करना, मतलब राजाओं को ये लग रहा था ये सब बकवास है, इतना होगा नहीं। ये संविधान सभा बनेगी, संविधान लिख देगी, सारे राजी रजा मान जाएंगे, ये उनको ये लगा सब हाइपोथेटिकल है, सब काल्पनिक है, ऐसा होगा नहीं। लेकिन जब राजाओं को ये लगा, यार हमने तो सोचा था यार ये तो मतलब ये 389 लोग और ये सब बैठेंगे, ये सब आपस में ऐसे ही हो जाएगा, ये बैठ ही नहीं पाएंगे, आपस में ही लड़ पड़ेंगे। लेकिन जब ये इन्होंने देखा ये संविधान सभा तो चल पड़ी, ये संविधान सभा तो काम बहुत अच्छे से कर रही है, संविधान लिखा जा रहा है, प्रारूप तैयार हो रहे हैं, संशोधन आ रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो राजाओं ने सोचा अब है ना, इससे ज्यादा दूर रहना ठीक नहीं है, ये तो देश की किस्मत लिखने जा रहे हैं, तो इसमें अगर भाग ले लेंगे तो अपने भी कुछ अपने लाइक कुछ बातें तो रख ही देंगे, अपने फेवर की कुछ चीजें तो करवा ही सकते हैं। और अगर बाहर रहेंगे तो भी ये संविधान तो लिखेंगे। तो इससे बढ़िया है कि संविधान सभा में ही हम घुस जाएं और संविधान सभा में अपने लोग भेज दें, ताकि हम अपना भी फेवर रखवा सके, अपनी भी बातें वहां उसको रिप्रेजेंट करवा सके, ताकि हमारे हित की बातें भी संविधान में शामिल हो सके। तो फिर ये शाणे हो गए, और शाणे होकर के इन्होंने शुरुआत में तो अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे, लेकिन बाद में इन्होंने भी अपने प्रतिनिधियों को भेजना शुरू कर दिया था। ये एक और याद रखना है, एक वार्ता कमेटी बनेगी, बातचीत, वार्ता का तुम मतलब आप समझते हो, वार्ता मतलब बातचीत करने के लिए, नेहरू जी की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी वार्ता कमेटी। इस वार्ता कमेटी का काम ही यही था कि आप देशी रियासतों से बात करो, इनको समझाओ कि आप ये बेवकूफी ना करें। आप अपने जो प्रतिनिधि हैं, जो 93 सीटें जो आपको बटी हैं, आप अपने 93 लोगों को संविधान सभा में भेजो,
अपनी बात रख पाए, वो राजाओं के जो भी हितों की बात है, राजाओं के क्या डिमांड्स हैं, देशी रियासतों की क्या मांगे हैं, वो संविधान सभा से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो सब हमें तब पता चलेगा जब आपके लोग आएंगे। तो उसके लिए एक वार्ता कमेटी बनाई थी। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वार्ता कमेटी का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। वार्ता कमेटी का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। इनको बनाया था कि आप देशी रियासतों से, ये कमेटी किससे बात करती थी? देशी रियासतों के राजाओं से बात करती थी, उनको समझाना बुझाने का काम करती थी कि आप भेजो, आप बेवकूफी मत करो। इस कमेटी ने देशी रियासतों से प्रतिनिधि चुनने के लिए मनोनयन और निर्वाचन दोनों तरीके स्वीकार किए थे। अब आपके ये तो बहुत गहरा प्रश्न हो जाएगा, पूछना तो शायद नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी याद कर लो। आपके क्या जा रहा है कि एक वार्ता कमेटी भी बनी, इतना तो आप याद कर लो। नेहरू जी की अध्यक्षता में बनी थी, ठीक है। किस काम के लिए बनी थी? कि भाई देशी रियासतों से हम बतला लेंगे, बात कर लेंगे कि आपके आदमी आप भेज दो। उस बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए बनी थी वार्ता कमेटी, नेहरू जी की अध्यक्षता में बनी थी। तो इस कमेटी ने क्या कहा था कि जो देशी रियासतों से जो लोग आएंगे, वो लोग कैसे चुन करके आएंगे, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो कमेटी ने कहा कि दोनों तरीके ही ठीक है, मनोनयन और निर्वाचन। आप दोनों फार्मूले अपनाओ ना, नॉमिनेट भी करो, और जो जहां कहीं आपको लगे कि इलेक्शन जरूरी है तो इलेक्शन। तो ध्यान रखना, आपको ज्यादा इसमें ये नहीं है कि कहाँ क्या हुआ, आपको इतना, वार्ता कमेटी ने कौन से फार्मूले स्वीकार किए थे देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए। तो आपको ध्यान रखना, इसने दोनों बातों को हामी भरी थी कि मनोनयन और निर्वाचन दोनों तरीके आजमाने चाहिए देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को भेजने के लिए या चुनने के लिए। यह आपको याद रखना है। तो इन्होंने मनोनयन और निर्वाचन दोनों तरीकों को स्वीकार किया था। अब आप क्या आ गए कि इन्होंने केवल निर्वाचन के तरीके को ही स्वीकार किया था? गलत है। इन्होंने दोनों तरीकों को स्वीकार किया था, यस। इन्होंने तो कहा था कि दोनों तरीके ठीक हैं, लेकिन आप ये सोचो, देशी रियासतें जहां राजा लोग, राजा अपनी वहां हुकूमत करते आ रहे हैं, वहां अपना राज चला रहे हैं, अपनी मनमर्जी से वहां शासन चलाते आ रहे हैं। वहां इलेक्शन आपको, खुद राजा ने कभी इलेक्ट होके, राजा खुद राजा नहीं बना है, वो खुद वंशानुगत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हिसाब से बनता आ रहा है। तो उसको तो इलेक्शन से कोई वैसे ही एलर्जी है। वो खुद ही वंशानुगत हिसाब से पीढ़ी दर पीढ़ी बनता चला आ रहा है, उसके लिए ही खुद के लिए इलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या आप उम्मीद करोगे क्या कि वो राजा अपना प्रतिनिधि के लिए इलेक्शन, उनको तो इलेक्शन नाम से ही चिढ़ थी। क्योंकि वहां तो वो वंशानुगत राज की व्यवस्था बनी रहती है। राजशाही में तो क्या होता है, वंशानुगत ही तो राजा बनते हैं। बाप, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा या बेटी, जो भी उनकी पीढ़ी का, मतलब पहली पीढ़ी, फिर उससे अगली पीढ़ी, ऐसे ऐसे बनते हैं। वहां कोई इलेक्शन थोड़ी होता है, चुनाव थोड़ी होता है। कोई आम आदमी थोड़ी बनता है, राजा के परिवार का ही राजा की राजगद्दी को संभाल लेता है, यही सिस्टम होता है। अब ये दिक्कत आ गई, वार्ता कमेटी ने तो कहा दोनों तरीके ठीक हैं, लेकिन आपको लगता है क्या कि देशी रियासतों में इलेक्शन सफल हो पाएगा? नहीं, राजाओं ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, बोले क्या बकवास करते हो, हम इलेक्शन करवाएंगे, हमें पता ही नहीं है इलेक्शन क्या होता है। तो इन्होंने इलेक्शन वाले को माना नहीं, राजा ने, इन्होंने, राजा लोगों ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और उन्होंने फिर कौन सा तरीका अपनाया अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए? राजाओं ने मनोनीत, उन्होंने सीधे मनोनीत किए कि ये आदमी हमारी तरफ से ज्ञानी आदमी है, बुद्धिजीवी आदमी है, हम इसको भेज रहे हैं, कोई इलेक्शन विलेक्शन नहीं, ये हमारा प्रतिनिधि। ठीक है। लेकिन नेहरू जी के तो फिर वही डेमोक्रेसी वाली बात थी, नेहरू जी की तो वो दिक्कत आती थी, नेहरू जी का तो डेमोक्रेसी में कुछ ज्यादा ही विश्वास था। तो नेहरू जी ने राजाओं को कहा ठीक है, इतना मत करो यार, आप अपनी मर्जी से आप किसी भी आदमी को उठा के संविधान सभा में भेज दो, ये थोड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। तो आप ऐसा कर लेना, आप जिस भी व्यक्ति को भेजना चाह रहे हो ना, एक बार उसके नाम पर है ना, आप जनता से थोड़ी परामर्श कर लेना, सलाह मशवरा कर लेना, पूछ ही लेना। भले ही भेजो आप अपनी इच्छा से, लेकिन एक बार पूछ तो लेना कि आपको क्या ये नाम जच रहा है कि नहीं जच रहा। तो राजाओं ने कहा बकवास करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम है, हम कैसे भेजेंगे क्या नहीं भेजेंगे। तो राजाओं ने फिर सीधे मनोनीत किए, जो इनके जचा उस आदमी को उन्होंने भेजा। हालांकि नेहरू ने, क्योंकि वार्ता कमेटी के हेड थे, तो इनके तो वही इलेक्शन, इलेक्शन इनके तो वही डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो फिर वही है कि निर्वाचित लोग होने चाहिए, जनता की आवाज आनी चाहिए। तो जनता की आवाज कैसे आएगी जब जनता चुनेगी? तो इनके तो वही था कि भाई कम से कम आप इलेक्शन तो मत कराओ, लेकिन जनता से एक बार परामर्श तो ले लो, जनता से पूछ के तो
पूछ तो लो, बात तो कर लो किसी व्यक्ति को भेजने से पहले। लेकिन तो इन्होंने केवल अपनी ये बात रखी थी, लेकिन इनकी बात ये चल नहीं पाई। देखो, प्रतिनिधि भेजने की आप एक बार जनता से परामर्श तो कर लो। तो राजाओं ने कहा परामर्श हो रखी है, आप ये ज्ञान हमें मत दो, परामर्श करनी है नहीं करनी है, आप अपना काम देखो। तो ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिया कि एक वार्ता कमेटी, नेहरू अध्यक्ष, वार्ता किंग्स के साथ, देशी रियासतों के साथ, कौन से तरीके बताए? दो। मनोनयन, निर्वाचन। चला कौन सा? हकीकत कौन सा बना? वास्तविकता में कौन सा तरीका आजमाया गया? मनोनयन का। लेकिन नेहरू जी क्या कहते रहे कि नहीं भाई, जनता से बात करके ही अपने प्रतिनिधि भेजो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हकीकत मनोनीत की ही बनी, हकीकत में निर्वाचन नहीं हुआ। ठीक है। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ। देश की आजादी के साथ ही देश का विभाजन भी हो गया, एक अलग पाकिस्तान भी बन गया। जब अलग पाकिस्तान बन गया तो इसका मतलब था कि अब संविधान सभा भी घटेगी, संविधान सभा का आकार भी घटेगा, क्योंकि बहुत सारा हिस्सा भारत का पाकिस्तान में चला गया। तो उस पाकिस्तानी हिस्से के जो प्रतिनिधि थे वो भी भारत की संविधान सभा को छोड़ करके चले गए। तो संविधान सभा का आकार घट गया, सदस्यों की संख्या घट गई। कब? 15 अगस्त 1947 को, जब देश आजाद हुआ और आजादी के साथ ही देश का विभाजन हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को जब देश का टुकड़ा हुआ, देश का विभाजन हुआ, तो संविधान सभा का भी विभाजन हो गया, संविधान सभा भी बट गई। और भारत की संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 से घट करके कितनी बच गई है, ये याद कर लेना। ये थी 389, और अब घट करके कितनी रह गई? 299। ये आप याद कर लेना। अब ये जो टोटल कितनी थी 389, उसमें कितने रह गए? 299। अब ये 299 भी तो बटेंगे, जैसे 389 बटे हुए थे 296 प्लस 93 में। अब टोटल संख्या कितनी बच गई? 299। अब 299 को बांटो। तो 299 कैसे बटी हुई थी? 299 में से 229 सीटें प्रांतों को दी, 70 सीटें अब देशी रियासतों को दी। दोबारा हो गई ना, दोबारा से बंटवारा हुआ, क्योंकि अब तो वो सारा पूरा ही काम उथल पुथल हो गया। वो कुछ हिस्सा इधर चला गया, कुछ इधर रह गया, ये हो गया, ऐसे उल्टा सीधा जो काम हुआ, उस उल्टे सीधे काम से क्या हुआ? अब संख्या को दोबारा से रीसेटल किया गया, और 389 से संख्या कितनी पर आ गई? 299 पर। अब 299 में अब फिर तय करना था। अब बताओ प्रांतों के लिए कितनी? 229। पहले प्रांतों के लिए टोटल कितनी थी? 296। उसमें से 92 प्रांतों के 4 चीफ कमिश्नर के। तो ब्रिटिश भारत के लिए उस समय सीटें कितनी तय थी? 296। और 93 कहां से थी? देशी रियासतों से। अब 229 ब्रिटिश भारत से और 70 देशी रियासतों से। और 229 में 226 तो आएंगे प्रांतों से, 226 की कहां से आएंगे? प्रांतों से। और 3 आएंगे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। उसमें कितने आए थे? चार 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 आए थे। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 आए थे। और अब चीफ कमिश्नर क्षेत्रों को कितनी सीटें अलॉट हुई? 3। 226 प्लस 3 प्लस 70, ये आंकड़ा याद कर लेना। 226 प्लस 3 प्लस 70, टोटल हो गए 299। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इस पर अपन नजर डालते हैं। ये देखो, किसको कितनी सीटें थी, ये यहां से कई बार बहुत गहरा प्रश्न अगर आता है तो पूछ लेगा, नॉर्मली पूछेगा नहीं। आपके नॉर्मल एग्जाम वगैरह हैं, कोई वीडियो का एग्जाम है या कोई पटवारी का एग्जाम है, शायद ही उनमें इस तरह के आंकड़े आपसे पूछे। सर्वाधिक सीटें किसकी थी? 55 सीटें थी। किसकी? संयुक्त प्रांत, जो एक संयुक्त प्रांत एक स्टेट था, उसकी उसको कितनी सीटें उसके हिस्से में आई थी? 55 सीटें उसके पास थी। तो संयुक्त प्रांत से कितने लोग चुन करके जाने थे? 55। 49 सीटें, 49 सीटें किसको मिली? मद्रास को। ये आंकड़े हैं, आपको याद करना है कि सबसे ज्यादा सीटें किसके पास थी? संयुक्त प्रांत के पास। कितनी? 55। नंबर 2 पर कौन था? मद्रास। मद्रास के पास कितनी थी? 49। और तीसरे नंबर पर कौन था? बिहार। तीसरे नंबर पर कौन था? बिहार। उसके पास कितनी सीटें थी? 36। बस ऐसे आंकड़े आप थोड़ा दिमाग पर जोर दोगे, एक दो बार रिवाइज कर लेना, रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, जो भी आप करो तो थोड़ा सा याद कर लेना। तो 55 संयुक्त प्रांत के पास, मद्रास के पास 49, 36 बिहार।
ये तो हो गए प्रांतों की बात में, किस प्रांत के पास सबसे ज्यादा सीटें थी? तो संयुक्त प्रांत, मद्रास, बिहार। देशी रियासतों में कौन सी रियासत थी जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें थी? तो ध्यान रखना, हैदराबाद। अगर आपके ऐसे सीधा प्रश्न आ जाए, मान लो कोई भी आ जाए कि देशी निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रियासत थी जिसके पास सबसे ज्यादा संविधान सभा की सीटें थी, तो हैदराबाद के पास थी 16 सीटें। कितनी थी? 16 सीटें। लेकिन इसने अपनी एक भी सीट नहीं भरी। हैदराबाद के हिस्से में 16 प्रतिनिधियों का चयन करना था। हैदराबाद से कितने लोग चुनने थे, कितने लोगों का मनोनयन होना था? 16 का। क्या हैदराबाद ने अपना एक भी आदमी भेजा? क्या नहीं। तो हैदराबाद वाली सीटें खाली रही। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे ज्यादा सीटें किसके पास थी? हैदराबाद रियासत के पास। क्या हैदराबाद की सीटें, एक भी सीट भरी गई थी क्या? उत्तर है नहीं। इसका मतलब हैदराबाद ने अपना एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजा था, जबकि सबसे ज्यादा सीटें मिली थी इसको। कितनी? 16। क्या इसकी एक भी सीट भरी हुई थी क्या? उत्तर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी आदमी इसका संविधान सभा में नहीं गया था। तो ये आपको फैक्ट है, ये आप याद करोगे तो आपके याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था अपना कैबिनेट प्लान। अब कैबिनेट प्लान तो हो गया, कैबिनेट प्लान तो आ गया। अब कैबिनेट प्लान के बाद में आया माउंटबेटन प्लान। कैबिनेट प्लान ने तो ये बता दिया कि भाई अपने संविधान सभा कैसे बनेगी, क्या बनेगी, क्या सब कुछ इन्होंने बता दिया। अब कैबिनेट प्लान में तो वो पाकिस्तान की मांग तो इसने मानी नहीं थी, और मुस्लिम लीग जो समूह, जो तीन तीन समूह बनाए थे, उससे वो संतुष्ट नहीं था। तो वो तो अब भी अड़ा हुआ था, हमें तो अलग पाकिस्तान चाहिए। तो अब आएगा माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन आएगा। इसको भेजेंगे वो ब्रिटेन वाले। वो कहेंगे यार कैसे भी करके ये जो है ना, ये लड़ाई झगड़ा, ये जो झंझट है ना, इस झंझट को मिटाओ और कैसे भी करके कोई भी तरीका अपनाओ। अब हमें भारत से छुटकारा चाहिए। अब अंग्रेज देखो कितना उनके नाक में दम आ गया, कितने तंग आ गए, लास्ट आ गए, उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि अब हमें भारत से छुटकारा चाहिए। तो लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि आप जाओ, और कैसे भी क्या फार्मूला लेके आते हो, कैसे करते हो हमें पता नहीं, लेकिन कैसे भी कर करा के सत्ता सौंप के आओ। तो अब लॉर्ड माउंटबेटन आएगा। और लॉर्ड माउंटबेटन साहब 3 जून 1947 को ये वाली जो तस्वीर है भारत के विभाजन की, ये रख देंगे। यानी लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आ जाएगा। जैसे कैबिनेट प्लान आया था 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 को वो आते हैं। और मई, 16 मई शायद 1900 कितना था, सन 46 ही था क्या? 16 मई 1946 को उनकी रिपोर्ट प्रकाशित होती है, जिसमें वो कैबिनेट प्लान सामने आता है। अब आएगा माउंटबेटन प्लान। कब आ रहा है? 3 जून 1947 को। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान में क्या था, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि इस माउंटबेटन प्लान